नमस्कार प्रिय छात्रों, स्वागत है सभी बच्चों का, छात्रों का आपके अपने इस चैनल माई कॉमर्स क्लास में। मैं हूं लाल सर और आज हम उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक अर्थशास्त्र का जो टॉपिक है आंकड़ों को लेकर आए हैं। आंकड़ों के बारे में जानेंगे, उसके प्रकार जानेंगे, उसके तथ्यों को जानेंगे। तो आंकड़े क्या है उसी को हम आज पूरा विस्तार पूर्वक समझाएंगे। तो सर्वप्रथम मेरा उन सभी छात्रों से अनुरोध है जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जानकारी प्राप्त हो सके और वो अपनी परीक्षा की तैयारी पूर्ण रूप से अच्छे से कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं। तो आंकड़े यानी डाटा क्या है? देखिए, डाटा सबसे पहले हम आंकड़ों को जानते हैं। देखिए, आज की डेट में हर एक जानकारी के लिए सूचनाएं का होना आवश्यक है। अब सूचनाएं कई तरीके के हो सकते हैं, चाहे वो संख्या के रूप में हो, चाहे गुणवत्ता के रूप में हो। देखिए, आज हर एक क्षेत्र में, चाहे कहीं चले आए, हमने आंकड़े जुटाने, किसी सूचना एकत्र करनी कि भैया कितने लोग हैं जो शिक्षित हैं, कितने लोग हैं जिनके रहने के लिए रहन सहन का स्तर अच्छा नहीं है या अच्छा उच्च गुणवत्ता वाले हैं, या फिर एक स्कूल में कितने बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे घर से बिलोंग करते हैं या गरीब घर से बिलोंग करते हैं, या कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पहनने के लिए कपड़े शर्ट अच्छी नहीं है या फटी हुई शर्ट है, या कितने अच्छे बच्चे हैं, कितने जो पढ़ने में अच्छे हैं। तो ये सब जानकारी जुटाने के लिए जो हम सूचनाएं एकत्र करते हैं उसी को कहते हैं हम आंकड़े यानी डाटा। तो इसको पहले अर्थ समझ लेते हैं। अर्थ क्या है? अगर लिखने के लिए पेपर में आएगा ही, पेपर में इसका आंकड़ों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो आंकड़ों से संबंधित पहले हम इसका अर्थ समझ लेते हैं। आंकड़े क्या है? आंकड़े देखिए, वे संख्यात्मक या तथ्यात्मक सूचनाएं हैं जिन्हें किसी विषय के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए एकत्र किए जाते हैं। यानी देखिए, आंकड़े क्या है? जैसे किसी उद्देश्य के लिए हमने जानना है पूरे स्कूल के बच्चों में कितने बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल फिट हैं, या कितने बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने में अच्छे हैं। तो हमने अच्छे बच्चों को छांटने के लिए, या फिर जैसे एक कंपनी में मजदूर हैं, उनकी गुणवत्ता को जानने के लिए, उनका जीवन स्तर को जानने के लिए, हम किसी उद्देश्य को पूर्ति के लिए या किसी विशेष कार्य के लिए किसी चीज़ को हम सूचनाएं एकत्र करते हैं। तो उस सूचनाओं को एकत्र करने के लिए जो हम जानकारी जुटाते हैं वही क्या होता है? आंकड़े होते हैं। और आंकड़े चाहे वो तथ्यात्मक रूप से हो या संख्यात्मक रूप से हो या गुणात्मक रूप से हो। तो संख्यात्मक रूप से कि इतने बच्चे इतने हैं, इतने हैं, या फिर तथ्यात्मक रूप से या गुणात्मक रूप से कि इनकी गुणवत्ता इतनी है, कि इनका जीवन स्तर इतना इस तरीके से है, या फिर किसी माप के रूप में कि भैया इतनी मात्रा में ये अनाज हुए, इतनी मात्रा में इसकी ये हुआ। तो ये क्या है कि जानकारी जुटाने के लिए, किसी विशेष उद्देश्य के लिए, किसी विषय के संबंध में जो सूचनाएं एकत्र की जाते हैं, उन्हीं सूचनाओं को एकत्र करना ही क्या कहते हैं? आंकड़े कहते हैं। और आंकड़े जो होते हैं, इनकी दो प्रकार, वैसे तो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, लेकिन दो प्रकार कौन कौन से हैं? प्रकार देखिए, आंकड़ों के प्रकार। देखिए, आंकड़े तो समझ लिया आपने, आंकड़े क्या है। अब इसके प्रकार भी हैं। देखिए, मुख्यतः आंकड़े तो दो प्रकार के होते हैं। एक प्राथमिक आंकड़े, मुख्यतः इसके प्रकार जो हैं, देखिए, पहला प्राथमिक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े
पहला जो आंकड़े हैं, देखिए 4 प्रकार से हुए। इसमें वैसे तो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसको हम 4 भागों में बांट देते हैं मुख्यतः। पहला है प्राथमिक आंकड़े, दूसरा द्वितीयक आंकड़े, तीसरा गुणात्मक आंकड़े, चौथा है मात्रात्मक आंकड़े। मात्रात्मक आंकड़े यानी देखिए है तो 4 प्रकार के, लेकिन मुख्यतः हम 2 प्रकार के ही इसको पढ़ते हैं, प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े। और तृतीयक आंकड़े और चतुर्थ आंकड़े ये भी एक आंकड़े हैं। गुणात्मक रूप से आंकड़े जुटाना या मात्रात्मक रूप से आंकड़े जुटाना, ये हो गया प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, तृतीयक आंकड़े और गुणात्मक आंकड़े और मात्रात्मक आंकड़े। अब इसको थोड़ा अलग अलग तरीके से हम इसको समझ लेते हैं एक एक करके। पहले हम प्राथमिक आंकड़े को समझते हैं। पहला है प्राथमिक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े, ठीक है। प्राथमिक आंकड़े का अर्थ क्या है? बेस प्राथमिक आंकड़े हैं वे आंकड़े जिन्हें अनुसंधान अनुसंधानकर्ता किसी विशेष उद्देश्य के लिए स्वयं आंकड़े एकत्र करता है। यानी कि जो स्वयं एक अनुसंधान करता स्वयं जाता है, लोगों से मिलता है, उससे चर्चा करता है किसी का, जैसे किसी उद्देश्य के लिए। एक गांव के हमें जीवन स्तर जानना, गांव के लोगों के रहन सहन जानना, तो वहाँ अनुसंधान करता, रिसर्च करता, खुद लोगों के बीच में जाता है, एक गांव, उस गांव के अंदर जाता है, लोगों से मिलता है, बात करता है, फिर सूचनाएं एकत्र करता है कि कितने लोगों के पास रहन सहन का स्तर अच्छा है, कितने लोगों के पास खाने के लिए व्यवस्था अच्छी है, कितने लोग ऐसे हैं जिनको खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पाती है, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन ज़्यादा है, खेतीबाड़ी ज़्यादा है, या कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास खेतीबाड़ी नहीं है। वहाँ पर क्या है कि खुद ही व्यक्ति स्वयं जाता है, लोगों से मिलता है, सर्वेक्षण करता है, उनका साक्षात्कार इंटरव्यू लेता है, उसके बाद जो सूचनाएं एकत्र करता है, तो वही सूचनाएं जो एकत्र करता है उसी को कहते हैं प्राथमिक आंकड़े यानी प्राइमरी डाटा, क्योंकि वो स्वयं इकट्ठा होता है, स्वयं द्वारा एकत्र किया जाता है। तो ये एक तरीके से क्या है कि खर्चीला भी है, इसको कहा जाएगा खर्चीला भी है, और इसमें समय भी लगता है, इसमें समय खर्च ज़्यादा होता है, क्योंकि वो लोगों से मिलता जुलता है, कई एक दिन का नहीं कई दिन लग जाते हैं उससे मिलने जुलने में, उससे बात करने में, फिर सूचनाएं एकत्र होता है। तो ये क्या है, काफ़ी समय भी लग सकता है, 2 दिन 4 दिन 6 दिन भी लग सकते हैं, और उसमें खर्चे भी ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर स्वयं मेहनत करता है, स्वयं के द्वारा, मेहनत के द्वारा जो आंकड़े जुटाए जाते हैं उसी को कहते हैं प्राथमिक आंकड़े यानी प्राइमरी डाटा। अब आता है द्वितीयक आंकड़े, दूसरा पॉइंट, द्वितीयक आंकड़े यानी सेकेंडरी डाटा इसे कहा जाता है। ये तो हो गया प्राइमरी डाटा, और ये हो गया द्वितीयक आंकड़े। द्वितीयक आंकड़े क्या है कि प्राइमरी आंकड़े तो अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्र कर रहा है, लेकिन द्वितीयक आंकड़े क्या होता है कि वे आंकड़े जिन्हें किसी व्यक्ति, संस्था या सरकार द्वारा पहले से एकत्र सूचनाओं को दोबारा किसी उद्देश्य के लिए
उपयोग में लाई जाती है। वे आंकड़े हैं जिन्हें किसी व्यक्ति, संस्था या सरकार द्वारा पहले से एकत्र सूचनाओं को दोबारा किसी उद्देश्य के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसे कहते हैं सेकेंडरी डाटा यानी द्वितीयक आंकड़े। ये पहले से मौजूद है और उसी सूचनाओं को दोबारा से रिसर्च किया जाता है, किसी और उद्देश्य के लिए भी किया जा सकता है। तो जैसे सरकारी जनगणना है या अर्थव्यवस्था की जो रिपोर्ट है, जैसे सकल लाभ है या किसी सूचना सरकारी जनगणना के बारे में, तो ये क्या है कि पहले से, क्योंकि हर 10 साल में तो सरकारी जनगणना होती है, जो जनगणना हर 10 साल के बाद सरकार करती है, तो ये पहले से मौजूद है। या किसी स्कूल के बारे में जैसे पहले से सूचना है कि भैया स्कूल का जो बच्चों का जीवन जो स्तर है वो इस तरीके का, यहाँ का रिजल्ट इस तरीके का आता है, हर साल इनका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। तो हर साल के रिजल्ट को देखते हुए फिर से उसी को आगे की ईयर में, वर्तमान ईयर में पिछले साल के रिजल्ट को देखते हुए इस साल का रिजल्ट भी आंकड़ों को जुटाया जाता है। तो वही एक क्या वो पहले से मौजूद कि आंकड़ों को दोबारा से अनुसंधानकर्ता किसी उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाता है, उसी को कहते हैं द्वितीयक आंकड़े यानी सेकेंडरी डाटा। क्लियर हो गया बच्चों? तो इसके बाद तीसरा पॉइंट है गुणात्मक आंकड़े। तीसरा है गुणात्मक आंकड़े। वे आंकड़े हैं जिन्हें गुणात्मक रूप से गुणात्मक रूप में सूचनाएं एकत्र किए जाते हैं। गुणात्मक रूप से, जैसे किसी की गुणवत्ता नापनी है, किसी गुणवत्ता को संख्या के रूप में तो नहीं नापा जा सकता, बल्कि उसकी गुणवत्ता के रूप में नापा जा सकता है। एक व्यक्ति की गुण विशेष के बारे में या किसी संस्था के जो अंदर जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, कर्मचारी हैं, उनकी गुणवत्ता के बारे में नापने में, या किसी गांव की रहन सहन के स्तर को जानने के लिए, उसकी गुणवत्ता के बारे में जानकारी के लिए, तो ये सब क्या है, किसी संख्या का मापन नहीं हो रहा, बल्कि गुणवत्ता के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, तो उसी को कहते हैं गुणात्मक आंकड़े। इसके बाद है चौथा मात्रात्मक आंकड़े। चौथा है मात्रात्मक आंकड़े। ये क्या हुआ? मात्रात्मक का मतलब समझ में आ रहा होगा, मात्रा के रूप में, यानी कि वे आंकड़े जिन्हें मात्रा के रूप में एकत्र किए जाते हैं। वे आंकड़े जिन्हें मात्रा के रूप में एकत्र किए जाते हैं उन्हें कहते हैं मात्रात्मक आंकड़े। जैसे किसी गांव के लोगों के आयु कितने आयु के लोग हैं, यहाँ पर कितने आयु के बुजुर्ग हैं, इतने आयु के, या फिर किसी मात्रा के रूप में उत्पादन की मात्रा हो, कितने उत्पादन किए जा रहे हैं, उनकी मात्रा क्या है, कितने धान कितना हो रहा है, गेहूँ कितना उत्पादन हो रहा है, तो इनकी मात्रा के रूप में, या बच्चों की ऊंचाई के रूप में, जैसे कि स्कूल में गए तो वहाँ कितने ऊंचाई के 5 फीट वाले कितने बच्चे हैं, 4 फीट वाले कितने बच्चे हैं, या फिर 6 फीट वाले कितने बच्चे, तो उनकी मात्रा के रूप में जो संख्याएँ जुटाई जाती है उसी को कहते हैं मात्रात्मक सूचना आंकड़े। ठीक है बच्चों, तो ये 4 प्रकार के आंकड़े हो गए। मुख्यतः तो 2 ही होते हैं, लेकिन 4 प्रकार के इसको किए जाते हैं। प्राथमिक आंकड़े, जिसमें अनुसंधानकर्ता पहली बार आंकड़े जुटाता है, उसे प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। द्वितीयक आंकड़े, जिन्हें अनुसंधानकर्ता पहले से मौजूद आंकड़ों को दोबारा से किसी उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाता है, उसे द्वितीयक आंकड़े। और गुणात्मक आंकड़े वे आंकड़े जिन्हें गुणवत्ता के रूप में आंकड़े सूचना एकत्र किए जाते हैं, तो गुणात्मक आंकड़े। जैसे शिक्षा का स्तर है या धर्म का स्तर है कि
कितने धर्म के लोग हैं, तो धर्म के रूप में, शिक्षा के रूप से, स्तर के रूप में मापे जाते हैं उन्हें गुणात्मक आंकड़े। और मात्रात्मक आंकड़े वे आंकड़े जिन्हें मात्रा के रूप में मापा जाए, सूचना एकत्र की जाए, मात्रा के रूप में सूचना एकत्र किए जाते हैं, उन्हें मात्रात्मक आंकड़े कहते हैं। जिससे बच्चों की आयु, उनकी ऊंचाई या उत्पादन की मात्रा, ये सब क्या है, मात्रात्मक आंकड़े हो गए। तो ये हो गया आंकड़े का अर्थ और आंकड़े के प्रकार। इसके बाद आता है कि इसको आंकड़ों को जुटाने के स्रोत क्या है। स्रोत तो कई प्रकार के होते हैं। जैसे अनुसंधानकर्ता स्रोत के बारे में, स्रोत क्या है पहले इसको थोड़ा साफ करते हैं। इसके बाद है स्रोत क्या है। ठीक है, आंकड़ों को जुटाने के स्रोत, आंकड़ों के स्रोत क्या है। देखिए, आंकड़ों के स्रोत, स्रोत में कई तरीके के स्रोत हो सकते हैं। जैसे अखबार भी एक स्रोत हो गए आंकड़ों को जुटाने के माध्यम से। ठीक है, या फिर सरकारी प्रकाशन हो गया, सरकारी प्रकाशन हो गया, ये आंकड़ों के स्रोत हैं। या प्रकाशन के या फिर जैसे पत्र अखबार हो गया, पत्रिका हो गया, पत्रिका। ठीक है, या फिर इसके अलावा जैसे विद्यालय के शोधकर्ता द्वारा जारी सूचना। तो ये सब क्या है, ये ऐसे स्रोत हैं जहाँ से सूचनाएं एकत्र की जाती हैं, लोगों को जानकारी प्राप्त होती है कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या घटना हो रही है। तो वो सब क्या है, सरकार द्वारा प्रकाशित होगा, या अखबार द्वारा होगा, या पत्र पत्रिका द्वारा होगा, या किसी शोधकर्ता द्वारा जारी सूचना को द्वारा वो लोगों को जानकारी होगी। तो ये सब क्या है, आंकड़े जुटाने के स्रोत हैं। इसके बाद आंकड़े जुटाने के स्रोत के बाद अब इसकी आंकड़ों की विशेषताएं देखिए, इसकी आवश्यकताएं पढ़ लेते हैं पहले। भैया आवश्यकताएं क्यों, आंकड़ों को जुटाने के लिए हमें आवश्यकताएं क्यों पड़ती है। आवश्यकताओं को तभी पड़ेगी जब किसी चीज़ को किसी काम के लिए हमें सूचना एकत्र होगी। तो उसी आवश्यकताओं को करने के लिए क्या है कि सही जानकारी प्राप्त करने के लिए पहला, दूसरा उचित सूचना करने के लिए, उचित सूचना एकत्र करने के लिए, तीसरा किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए। भैया किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें सूचना चाहिए तो आंकड़े जुटाना पड़ेगा, या किसी सूचना को एकत्र करने के लिए भैया कोई सूचना एकत्र करना है तो उसके लिए हमें आंकड़े चाहिए होंगे, या किसी सही जानकारी प्राप्त करने के लिए भैया लोगों के रहन सहन को सही जानकारी प्राप्त करने के लिए इसके लिए हमें आंकड़े चाहिए। तो ये आवश्यकताएं, तो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही किसी भी प्रकार की कोई भी आवश्यकता होगी उसके लिए हमें आंकड़े की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद आता है इसकी विशेषताएं। विशेषताएं में देखिए, विशेषता आंकड़ों की विशेषताएं क्या है, विशेषताओं को जान लेते हैं, विशेषताएं किस प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले पहला पॉइंट आंकड़े संख्यात्मक या तथ्यात्मक होते हैं। दूसरा है आंकड़े किसी
उद्देश्य के लिए एकत्र किए जाते हैं। तीसरा पॉइंट, आंकड़े व्यवस्थित और संगठित रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। चौथा पॉइंट है आपका, आंकड़े तुलनात्मक अध्ययन में सहायक हैं। इसके बाद एक और कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं। आंकड़े एक समूह से संबंधित होते हैं। फिर इसके बाद है 5 हो गए आपके, 5 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 5 ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, समझ लेते हैं कि आंकड़े विशेषताएं क्या है। देखिए आंकड़ों की विशेषताएं, आंकड़े संख्यात्मक या तथ्यात्मक रूप में होते हैं। यानी जैसे मैंने बोला था, संख्यात्मक भी हो सकते हैं, तथ्यात्मक रूप से भी हो सकते हैं। या फिर आंकड़े किसी उद्देश्य के लिए एकत्र किए जाते हैं। आंकड़े किसी उद्देश्य के लिए ही किए जाएंगे, उद्देश्य होगा तभी हम सूचना एकत्र करेंगे। आंकड़े तुलनात्मक, आंकड़े व्यवस्थित और संगठित रूप में भी प्रस्तुत किए जाते हैं। आंकड़े व्यवस्थित रूप से या संगठित रूप से भी प्रस्तुत किए जाते हैं। आंकड़े तुलनात्मक अध्ययन में सहायक है। तुलना करने के लिए आंकड़े, भैया उस गांव की सूचना और उस गांव की सूचना, या इस शहर के लोगों के रहन सहन या उस शहर के लोगों के रहन सहन, इनकी तुलना करने के लिए भी हमें आंकड़े जुटाए जाते हैं। या एक देश से दूसरे देश की तुलना करने के लिए भी हमें आंकड़े जुटाते हैं। 5वां है, आंकड़े एक समूह से संबंधित होते हैं। भैया आंकड़े जब जुटाए जाएंगे तो एक व्यक्ति का तो होगा नहीं, किसी समूह का ही होगा, एक गांव के लोगों का या शहर के लोगों का, एक देश की अर्थव्यवस्था का। वो क्या एक सामूहिक रूप से जुटाया गया आंकड़े होते हैं। तो आंकड़ों की विशेषताओं में आंकड़े संख्यात्मक, तथ्यात्मक होते हैं, आंकड़े किसी उद्देश्य के लिए होते हैं, व्यवस्थित संगठित भी होते हैं, तुलनात्मक अध्ययन में सहायक हैं, और आंकड़े एक समूह से संबंधित हैं। ये हो गया आंकड़ों की विशेषताएं। ठीक है बच्चों। इसके बाद अब आता है आंकड़ों के, अब इसको उद्देश्य भी कर लेते हैं, उद्देश्य भी समझ लेते हैं। उद्देश्य क्या है? देखिए आंकड़ों के प्रकार हो गए, आंकड़ों के स्रोत हो गए, आवश्यकता हो गई, विशेषताएं हो गई। अब इसका उद्देश्य भी पढ़ लेते हैं, उद्देश्य क्या है। ठीक है, पहले इसको साफ करते हैं। अब आता है आंकड़ों के उद्देश्य। उद्देश्य क्या? देखिए आंकड़ों के उद्देश्य, देखिए आंकड़ों का उद्देश्य, आंकड़ों की विशेषताएं भी हो गई, आंकड़ों की आवश्यकताएं। भाई जब आंकड़ों को जुटाया भी जाता है तो उसको जुटाने के उद्देश्य भी होने चाहिए, वरना बिना उद्देश्य के तो कोई काम करेगा नहीं। जब तक उद्देश्य नहीं मालूम होगा, जब उद्देश्य मालूम होगा तभी तो वो सूचनाएं एकत्र करेगा, आंकड़े जुटाएगा, फिर उस पर रिसर्च करेगा, निष्कर्ष निकालेगा, उसके बाद ही तो सारा काम होगा। तो उद्देश्य का होना आवश्यक है। इसलिए आंकड़ों को जुटाने के लिए उसके उद्देश्य भी क्या क्या हैं, उद्देश्य को हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं। उद्देश्य क्या है? देखिए उद्देश्य क्या है, पहला पॉइंट है आंकड़े द्वारा किसी विशेष उद्देश्य या विषय के बारे में
सही व स्पष्ट जानकारी प्राप्त करना। पहला पॉइंट हो गया, किसी आंकड़े द्वारा किसी विशेष उद्देश्य या किसी विषय के बारे में सही व स्पष्ट जानकारी जुटाना या स्पष्ट जानकारी एकत्र करना। तो पहला पॉइंट हो गया, आंकड़े द्वारा हम क्या करते हैं, किसी विशेष उद्देश्य या विषय के बारे में सही व स्पष्ट जानकारी जुटाना। इसके बाद दूसरा पॉइंट हो गया आपका, दूसरा पॉइंट कि तुलना करना एवं सही निष्कर्ष निकालना। भाई जब आंकड़े जुटाए जाते हैं तो उसकी तुलना करने और सही निष्कर्ष निकालने के लिए भी हमें आंकड़े की आवश्यकता होती है। उसको तुलना करने के लिए सही निष्कर्ष निकालना भी एक उद्देश्य है। तीसरा पॉइंट है योजना निर्माण एवं निर्णय लेने में सहायक करना। तो योजना निर्माण एवं निर्णय लेने में सहायक करना भी होता है आंकड़े जुटाने के कारण। चौथा पॉइंट है भविष्यवाणी करने मदद करना। पांचवा है आंकड़े द्वारा किसी विशेष उद्देश्य के बारे में सही व स्पष्ट जानकारी प्राप्त करना, तुलना करना, सही निष्कर्ष निकालना, योजना निर्माण एवं निर्णय लेने में सहायक करना, भविष्यवाणी करने में मदद करना। और पांचवा है आपका समस्याओं का विश्लेषण करना व समाधान ढूंढना। निकालना। समस्याओं का विश्लेषण करना और समाधान निकालना, ये भी एक आंकड़े जुटाने के उद्देश्य से होता है। फिर इसके बाद 5 हो गए, एक आध और कर लेते हैं, एक आध और बताता हूँ। फिर इसके बाद है शोध कार्यों में सहायता करना। ये हो गया आपका समस्याओं के समाधान, शोध कार्यों में सहायता प्रदान करना। और 6 हो गए आपके, ठीक है, 6 काफ़ी हैं आपके लिए पेपर में लिखने के लिए। क्या क्या उद्देश्य हो गया, देखिए, आंकड़े द्वारा किसी विशेष उद्देश्य या विषय के बारे में सही व स्पष्ट जानकारी प्राप्त करना। फिर उसके बाद तुलना करना एवं सही निष्कर्ष निकालना। देखिए, सही तुलना करना होगा, तुलना करना, फिर उसके बारे में निष्कर्ष निकालना, ये भी एक उद्देश्य है। फिर तीसरा पॉइंट है योजना निर्माण एवं निर्णय लेने में सहायक करना। योजना निर्माण के लिए भैया जब तक सूचनाएं एकत्र नहीं होगी तो हम किसी योजनाओं का निर्माण कैसे करेंगे। और जब योजनाओं का निर्माण करना है तो उसके बारे में सही जानकारी भी जुटानी होगी। फिर उसको सही जानकारी होगी तभी तो हम किसी सही डिसीजन पर पहुंचेंगे, और सही डिसीजन लेंगे तभी हमारा किसी योजना को पूर्ण रूप प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद भविष्यवाणी करने में मदद करना। भैया जब अनुमान निकल जाता है, जब सूचनाएं एकत्र हो जाती है तो हम किसी बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं कि हाँ भैया हमारा वहाँ उत्पादन इतना होना चाहिए, देश की अर्थव्यवस्था में कितना जीडीपी कितना बढ़ेगा, कितना जीडीपी होना चाहिए, ये एक अनुमान हम भविष्यवाणी करने में सक्षम हो जाते हैं, सही आंकड़े अगर एकत्र किए जा सकें तो। फिर उसके बाद 5वां है समस्याओं का विश्लेषण करना और समाधान करना। इसलिए समस्याएं, देखिए समस्याएं तो आती रहती है, किसी भी समस्याओं को पहले तो हम जब तक नहीं जानेंगे तब तक उसको समस्याओं का समाधान कैसे होगा।
जब समस्याएं प्राप्त होंगी तभी उसका समाधान होगा। और समस्याओं को जानने के लिए पहले हमें सूचनाएं एकत्र करनी होगी, आंकड़े जुटाने होंगे, तभी हमें पता चलेगा कि कहाँ पर क्या समस्या है और उसके समाधान के लिए क्या योजना तैयार की जाए। तो ये हो गया आपका समस्याओं का विश्लेषण करना, उसका समाधान निकालना। फिर शोध कार्यों में जो शोध कार्य हैं में सहायता प्रदान कर, शोध कार्य के लिए भी ये सहायता प्रदान करते हैं, क्योंकि आंकड़े जुटाकर ही हम किसी शोध को पूर्ण रूप से कर सकते हैं, किसी रिसर्च को हम अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। रिसर्च करने में सहायता प्रदान करते हैं आंकड़े। तो क्या हो गया, आंकड़े के ये हो गए उद्देश्य। ठीक है, तो इतना करने के बाद निष्कर्ष रूप से जब निष्कर्ष ने लास्ट में एक निष्कर्ष निकाल लेते हैं। निष्कर्ष क्या हो गया, अब देखिए पेपर में अगर निकलेंगे तो निष्कर्ष एक लिख लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर निष्कर्ष आपने लिख लिया तो निष्कर्ष किस तरीके से लिखेंगे उसको हम देख लेते हैं। अगर देखिए पेपर में पूरा लिखने के बाद निष्कर्ष अगर लिख लेंगे तो एग्जामिनर भी कहेगा, देखेगा कि हाँ आपने बिल्कुल सही तरीके इसको समझा है और उसका निष्कर्ष निकाला है। तो निष्कर्ष क्या है, देखिए आंकड़े किसी भी अध्ययन का महत्वपूर्ण आधार है। इसके माध्यम से हम तथ्यों को समझ सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम तथ्यों को समझ सकते हैं, तुलना कर सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। तो क्या हो गया, आंकड़े निष्कर्ष देखिए, आंकड़े किसी भी अध्ययन का महत्वपूर्ण आधार है। इसके माध्यम से हम तथ्यों को समझ सकते हैं, तुलना कर सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, निष्कर्ष के रूप में पूरा निचोड़ के बाद हमने क्या समझा कि आंकड़े के माध्यम से हम किसी भी अध्ययन का, ये तो किसी भी अध्ययन का एक महत्व आधार है, और इसके माध्यम से हम किसी भी सूचनाओं को एकत्र करके उसका विश्लेषण कर सकते हैं, उसकी तुलना कर सकते हैं और समस्याओं के समाधान के लिए सही डिसीजन ले सकते हैं। तो इसीलिए आंकड़ों का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जब तक आंकड़े नहीं होंगे, सूचनाएं नहीं होंगी, तब तक हम किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच सकते और ना ही सही डिसीजन लिया जा सकता है। इसीलिए सर्वप्रथम आंकड़े जुटाए जाते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो, चाहे किसी के द्वारा आंकड़े जुटाए गए हों, उसी को हम फिर से रिसर्च करते हैं, या मात्रा के रूप में या गुण के रूप में, इस तरीके से। तो आंकड़े क्या है, किसी भी संख्यात्मक रूप से या तथ्यात्मक रूप से सूचनाएं एकत्र करना आंकड़े हैं। और आंकड़े के प्रकार हैं, अब मैंने आपको बताया है, विशेषताएं, आवश्यकताएं, उद्देश्य और निष्कर्ष के रूप में आपको पूर्ण रूप से एक ही वीडियो में पूरी जानकारी आपको दिया है। उम्मीद है आपको समझ भी आया होगा, और पेपर में अगर आ जाए तो आप इसको लिखने में पूरी तरह सक्षम होंगे और सही तरीके से एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है। आंकड़ों से संबंधित जो सूचना है आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को, सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।